प्रिय विद्यार्थियों, शुभ स्नेह आशीष। मैं BK सिंह, प्रिंसिपल नवजीवन इंटर कॉलेज पठरवा, जनपद कुशीनगर। आज हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत सदिश बीजगणित पाठ में सदिशों का योग, एडिशंस ऑफ वेक्टर की चर्चा करेंगे। सदिशों का योग, वैसे तो आप संक्रियाओं में सदिशों का योग, घटाना और गुणन का अध्ययन करेंगे, लेकिन योग का सेंस आप पहले से जानते हैं, अर्थात एडिशंस ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर अर्थात सदिश का योग। किसी भी दो सदिश को जोड़ना हो तो उसके लिए हम साधारण गणितीय नियमों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसमें वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए दिशा भी देना आवश्यक माना जाता है। इसलिए जब भी दो सदिशों का योग हमें करना हो तो पहले के अंत बिंदु अर्थात पहले सदिश के अंत बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु रखने के पश्चात और उसकी दिशा के रूप में रखने पर जो दूसरे का अंत बिंदु है और पहले के प्रारंभिक बिंदु को मिलाने वाली रेखा आपके दोनों दिए जाने वाले सदिशों के योग को निरूपित करेगा। सपोज किया एक वेक्टर है A, या AB करिए, AB वेक्टर AB, और एक दूसरा वेक्टर है BC, यहीं से मैंने डिनोट कर दिया, ये चला BC। तो वेक्टर AB और वेक्टर BC, इन दोनों का के योग का परिमाण AC से निरूपित होगा तथा इसकी दिशा भी AC से निरूपित होगी। अर्थात पहले के प्रारंभिक बिंदु और पहले के अंतिम बिंदु को देखिए तो जो पहले का अंत बिंदु है दूसरे का प्रारंभिक बिंदु हमने लिखा बनाया है, और इस परिवेश में इस क्रिया को करने के पश्चात यदि पहले के प्रारंभिक बिंदु को दूसरे के अंत बिंदु को मिला दिया जाए तो जो सदिश प्राप्त होता है वह सदिश इन दोनों दिए जाने वाले सदिशों के योग को निरूपित करता है, अर्थात उनके एडिशन को निरूपित करता है। अतः आप ये कह सकते हैं कि AB धन BC बराबर AC। अतः किसी भी दिए जाने वाले दो सदिशों में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु पहले के अंतिम बिंदु पर रखा जाए, और चूंकि वो सदिश है इसलिए उसकी दिशा का भी ध्यान रखा जाए, और रखने के पश्चात पहले के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा दोनों सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश को निरूपित करता है, जो उसके परिमाण और दिशा को निरूपित करता है। ऐसी स्थिति में हमने लिखा AB धन BC इक्वल टू AC। जैसा कि आप पूर्व की कक्षा में ऋणात्मक सदिश का अध्ययन आपने किया है, तो एक तरह से सदिशों के योग की जो प्रक्रिया है सदिशों के घटाना के रूप में भी कार्य करती है। वो कैसे? यदि मैंने इस BC को इस दिशा में लिखा है
तो इसकी सीधे बढ़ने वाली दिशा यदि इस परिमाण में नीचे की ओर आ जाए, अर्थात ये सी हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, -BC होगा। चूंकि ये -BC कैसे हो रहा है कि चूंकि B से C की दिशा, B आपका प्रारंभिक बिंदु और इस दिशा में चल रहा है, वो दिशा आपकी बदल रही है, तो ये -BC होगा। और उस परिस्थिति में जो AC होगा वह आपके AC का मान AB - BC को निरूपित करेगा। इन दोनों सदिशों को देखिए, दोनों में अंतर है। भले ही नाम जो हम कह रहे हैं वहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, लेकिन डिस्टेंस पर गौर करिए। ये जो पहले AB और BC का योगफल AC था, वहीं AB और -BC का योग ही करते हैं। लेकिन यदि हम AB अब +-BC कर दें तो इस रूप में आप एक ऋणात्मक सदिश को एक सदिश के साथ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से AC प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी मान को हम आसानी से AB - BC के रूप में लिख सकते हैं, जो AC के द्वारा प्रदर्शित होगा। कहने का सेंस ये है कि जो संक्रियाएं हैं योग की सदिशों के लिए, ठीक वही संक्रिया योग में निगेटिव के रूप में कार्य करती हैं। बस जो दूसरा सदिश है, उस सदिश का जो मान है वो दिशा बदल जाती है। B से C इधर चल रहे हैं, ठीक उसके विपरीत दिशा ये होगी जो -BC के रूप में होगी। इसे हम AB - BC लिखेंगे। ये लेकिन यहाँ एक बात जरूर देखने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है कि यह भी AC है और यह भी AC है, लेकिन इन दोनों AC में अंतर है। यह जो वेक्टर AC है, इसकी दिशा देखिए ये है और ये परिमाण AC को निरूपित करता है, और दूसरे में AB धन BC के लिए यह AC है जिसके परिमाण को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो सदिशों के योग के लिए पहले सदिश के अंत बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु रखने के बाद जो रेखा प्राप्त होती है, इन दोनों सदिशों में पहले के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे के अंत बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों सदिशों के योग के परिमाण और दिशा को निरूपित करता है, जिसे हम AC के रूप में जानते हैं। वैसे तो आप 2 से अधिक सदिशों का भी योग पढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं से आप C से D चलिए। यदि यहाँ आप C से D चले, मान लीजिए 3 सदिश है, अर्थात इसका अंत बिंदु और तीसरे का यहाँ प्रारंभिक बिंदु रख दिया, ये D पहुँच गया, तो A से D को मिला दीजिए। तो A से जो D को मिलाएंगे वह इस AB और BC धन CD इन सब के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जितने भी सदिश को जोड़ना हो उसमें यही प्रक्रिया करनी है। सदिश के अंत बिंदु को अगले सदिश के प्रारंभिक बिंदु एक समान करिए, फिर ये उत्तरोत्तर लागू करते चलिए। इस प्रकार से जो रेखाएं प्राप्त होंगी और अंत में जो सदिश होगा उसका अंत बिंदु और पहले के प्रारंभिक बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह आपके सर्वथा उसके परिमाण को निरूपित करेगी। इसी से 2 नियम आते हैं, एक त्रिभुज का और एक चतुर्भुज का। अर्थात कोई भी जो ट्रायंगल्स रूल है, जिसे आप कहते हैं त्रिभुज का नियम, कि किसी त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज आप ले लें, मैंने ले लिया PQR, तो इस त्रिभुज से 2 चीजें हम प्राप्त करते हैं। एक, यदि एक सदिश PQ है, दूसरा QR है, अर्थात PQ धन QR किसके बराबर होगा, PR के बराबर होगा, बराबर PR। लेकिन यदि 3 सदिश के योग की बात करें, अर्थात एक की दिशा PQ, दूसरे की दिशा QR और तीसरे की दिशा RP हो जाए, तो गौर करिए कहाँ पहुँच गया, तीसरे सदिश का जो अंत बिंदु है पहले के प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच चुका है, और योग के रूप में पहले के प्रारंभिक
और तीसरे के अंत बिंदु को मिलाया जाएगा, दोनों एक ही बिंदु प्राप्त होगा, अर्थात वो शून्य सदिश को निरूपित करेगा। अर्थात इससे एक बात हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, पी क्यू धन क्यू आर धन आर पी इक्वल टू शून्य। अर्थात ये होगा वास्तव में पी से चलना प्रारंभ किए हैं, क्यू पहुँचे हैं, क्यू से चले हैं, आर पहुँचे हैं, आर से पुनः पी पहुँचे हैं, अर्थात इसका रिजल्टेंट पी होगा। और पी अर्थात एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक समान है। ऐसे परिस्थिति में ऐसे सदिश को आप शून्य सदिश कहते हैं, अर्थात इसका मान 0 के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं पी क्यू धन क्यू आर धन आर पी दिस इक्वल टू 0, यही त्रिभुज के नियम को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि 3 सदिशों को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उनके योगफल का परिणामी 0 के बराबर होता है, अर्थात शून्य सदिश को प्रदर्शित करता है। और दूसरा रूल जिसे इस त्रिभुज नियम के नाम से जानते हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज नियम के नाम से जानते हैं। थोड़ी उसकी भी बात करूं कि किसी दिए जाने वाले एडिशन में जो समांतर चतुर्भुज का नियम है वह क्या कैसे कार्य करता है। चूंकि सदिश के रूप में पूर्व की कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है कि कोई भी ऐसा सदिश जो संरेख हो, अर्थात एक ही रेखा में हो या समांतर रेखा में हो, यदि दूरियां बराबर होंगी तो उनके परिमाण भी बराबर होंगे। और इसी रूप में जो समांतर चतुर्भुज का नियम है उस नियम को मैं जोड़ना चाहता हूं। समांतर चतुर्भुज का नियम यह हम योग के लिए लागू करना चाहते हैं। योग के लिए कैसे लागू करेंगे? समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो। वैसे सामान्य लोग परिभाषाओं में ये दे देते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वह गलत परिभाषा है। वह परिभाषा नहीं है, वह उसका प्रगुण है। अर्थात समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए सिर्फ हमें ये कहना है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों उन्हें आप समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यदि सदिश इस समांतर चतुर्भुज के रूप में है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा गौर करिए। यहाँ से एक सदिश मैंने ए बी, यहाँ से मैंने लिया सी और यहाँ से ठीक ऐसे ही ले लिया डी। तो ये वास्तव में सी डी और ए डी या इसके हम पैरेलल खींचने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि 2 भुजाएं हैं ए बी और सी डी तो इनके जो परिणाम होंगे, यदि ये मैं वेक्टर ए मानता हूं और इसे वेक्टर मैं बी मानता हूं, तो इससे यदि इसको छोड़ दिया जाए तो एक त्रिभुज बनेगा। और उस त्रिभुज के हिसाब से एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो AC होगा वह A प्लस B के बराबर होगा। अर्थात जो वेक्टर AC है वह A प्लस B के बराबर है। इसका सेंस क्या है? इसको हम किस रूप में परिभाषित करते हैं कि यदि 2 वेक्टरों का योग हमें प्राप्त करना है तो उन 2 दिए जाने वाले वेक्टरों के समानांतर खींचे जाने वाली रेखाओं से बनने वाला समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वह उसके प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ, अर्थात इनिशियल पॉइंट से जो रेखा जा रही है, जो सदिश जा रही है, वह उसके परिमाण को निरूपित करती है। अर्थात 2 दिए जाने वाले सदिशों के योग के लिए यदि दोनों सदिशों के समांतर कोई रेखा खींचने के बाद समांतर चतुर्भुज बना दिया जाए
तो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों सदिशों का योग उस दिए जाने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से निरूपित किया जाता है, लेकिन वह विकर्ण उन दोनों सदिशों के जो प्रारंभिक बिंदु है वहां से स्टार्ट होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो योग आप देख रहे हैं ये त्रिभुज के रूप से कार्य कर रहे हैं। एक दूसरा बिंदु मैं थोड़ा सा बात कर लूं, यहाँ यदि AD की बात करूं या यदि B के बराबर हो तो यह समांतर इसके A के भी बराबर होगा, तो ये समांतर A से A और ये B से B हुआ। इसका मतलब क्या है, एक ही बिंदु से जाने वाले दो सदिशों का परिणामी उन दोनों सदिशों के से बनने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से निरूपित होता है। अर्थात जो पहले मैंने चर्चा किया वह त्रिभुज से जोड़कर किया, लेकिन जो अब चर्चा हो रही है वह दोनों के अलग अलग केवल रेखाओं से हो रही है। अर्थात उसका सेंस मैं ये कहना चाहता हूं, एक सदिश ये है और एक सदिश यहीं से स्टार्ट होने वाला B है, और इन दोनों का परिणामी मुझे ज्ञात करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट्स मुझे ज्ञात करना है। तो ऐसी परिस्थिति में वेक्टर A और वेक्टर B जहां से प्रारंभ हुए हैं उन दोनों के समांतर अर्थात B के समांतर यहाँ एक रेखा आपने खींच दिया और A के समांतर यहाँ से आपने रेखा एक खींच दिया, तो जो ये रेखा समांतर चतुर्भुज का निर्मित हुई एक समांतर चतुर्भुज, उसका जो रिजल्टेंट होगा उस दिए जाने वाले दोनों वेक्टरों के इनिशियल बिंदु अर्थात प्रारंभिक बिंदु से जाने वाले विकर्ण के द्वारा निरूपित होगा। अर्थात यह जो मान होगा वह A प्लस B के बराबर होगा। कैसे होगा? यदि ये वेक्टर B है तो यह वेक्टर B के बराबर होगा, यदि ये वेक्टर A है तो यह वेक्टर A के बराबर होगा। इस रूप में हम समांतर चतुर्भुज के इस नियम का पालन करते हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं ये कर दूं कि किसी भी दिए जाने वाले सदिशों के योग किन किन नियमों का पालन करते हैं। दो नियमों की चर्चा करूंगा। एक जो सदिशों के योग का जिसे हम प्रगुण कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ वेक्टर, अर्थात सदिशों के योग का प्रगुण क्या है। सदिशों के चाहे सदिश के योग का प्रगुण ये किन नियमों का पालन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, अर्थात उनका क्या क्या प्रगुण है। पहला प्रगुण जिसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। आप पूर्व में की कक्षाओं में क्रम विनिमय नियम का पालन पढ़े होंगे। A प्लस बी बराबर B प्लस A, 2 + 3 = 3 + 2 या 7 × 5 = 5 × 7। अर्थात क्रम के बदल देने पर यदि मान में रिजल्टेंट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि वह संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। उदाहरण के रूप में हम बात कह सकते हैं कि वो क्रम विनिमय नियम योग के लिए, गुणा के लिए, घटाना के लिए, भाग के लिए कभी कार्य करता है और कभी नहीं करता। जैसे योग के लिए कार्य करता है, क्योंकि यदि संख्याओं की बात करूं तो 3 धन 5 बराबर 5 धन 3 होता है, लेकिन मैं घटाना की बात करूं 3 - 5 = 5 - 3 नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि क्रम के बदल देने पर यदि परिमाण में कोई अंतर न हो तो निश्चित तौर से उसे हम कहते हैं कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसमें हम पहला वेक्टर की बात करेंगे, अर्थात A + B
यदि b प्लस a के बराबर हो जाए तो आप कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि नहीं हुआ तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा गौर करिए, यदि मैं कहता हूं वेक्टर a है और इसी के साथ दूसरा वेक्टर मैंने b जोड़ दिया, तो इन दोनों दिए जाने वाले सदिश a और b का योग आप देख लीजिए। यदि a b c है तो यहाँ से आप मिला दीजिए, वह क्या होगा, a प्लस b होगा। और यदि इस दिए जाने वाले मान से हम b प्लस a ज्ञात करें, आप इस BC के समांतर, अभी जो समांतर चतुर्भुज का नियम बताया था उसके हिसाब से इसको खींचिए, B है। और यहां से यदि इसको खींचा, यदि इसको D मान लूं तो यह जो AD है वह B है और जो DC है वह A है। अब गौर करिए, यदि AD धन DC, अर्थात हम करें AD धन DC, यह मान क्या हो जाएगा, यह भी AC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं A से प्रारंभिक बिंदु, D आपका अंत बिंदु, इस DC के लिए या इसका प्रारंभिक बिंदु या आपका अंत बिंदु, A से C को मिला दिया, अर्थात यह भी AC प्राप्त हुआ और यहाँ AB धन BC का मान भी AC के बराबर हो रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि A धन B का मान B धन A के बराबर होता है, अर्थात सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। अर्थात कहीं भी कोई सदिश दे दिया गया हो, कहीं लिख दिया गया हो C धन D, तो उसे हम आसानी से D धन C भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि इसका योग क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। और दूसरा नियम में बात करूं जिसे कहते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। वैसे साहचर्य नियम भी आपने पूर्व में पढ़ा होगा, लेकिन वो सदिशों के लिए नहीं, अंकों के लिए पढ़ा होगा। तो उस परिस्थिति में एक तरह से कोष्टक का परिवर्तन है, अर्थात A प्लस B प्लस C, कोष्टक यहां B धन C में है। कोष्टक का मतलब भी समझिए, कोष्टक ऐसा नहीं कि लगाया जाता है कहीं, कोष्टक का महत्व है, कोष्टक का सेंस है उस कोष्टक में आने वाली संक्रिया को आपको पहले करना है, अर्थात पहले B धन C को जोड़ना है, तत्पश्चात इसके रिजल्टेंट को A से जोड़ना है। तो गौर करिए, ठीक इसी प्रकार से यदि मैंने एक रेखा खींचा, यहां हो गया A, यहां कर दिया B और यहां कर दिया C, तो A धन B धन C करना है, अर्थात पहले आप वेक्टर B और C को करिए। तो वेक्टर B यहां से प्रारंभ हुआ, यहां चला, यहां से यहां चला, अर्थात इसका रिजल्टेंट ये होगा, अर्थात B धन C, A B C D, अर्थात BC धन CD किसके बराबर है, BD के बराबर है, अर्थात B धन C का मान BD के बराबर है। और गौर करिए, उसमें हमें A जोड़ना है, अर्थात A वेक्टर को इस BD के साथ जोड़ देना है। तो यह मान क्या हो जाएगा, यह चूंकि मान B धन C है, इसलिए ये जो मान होगा वह A धन B धन C को निरूपित करेगा। अब हम करना चाहते हैं A धन B धन C, अर्थात हम वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं A धन B धन C, अर्थात पहले A और B को हम जोड़ना चाहते हैं। तो A और B के लिए देखिए, A से B चले, B से C चले, अर्थात इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा, अर्थात वह क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और जब AC में
इस दिए जाने वाले सदिश AC में आप CD को जोड़िए, तो जब CD को जोड़ेंगे तो वहां भी AD ही प्राप्त होगा, अर्थात इस परिस्थिति में भी उसका रिजल्टेंट वही प्राप्त हुआ, अर्थात A प्लस B प्लस C आया। इससे पता चला कि यह मान A प्लस B प्लस C के बराबर है। और आप कह सकते हैं कि दिए जाने वाले तीन सदिशों को यदि साहचर्य रूप में हम व्यक्त करें तो तीनों सदिश साहचर्य नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही, शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।